नमस्कार दोस्तों, आपने वेंडिगो की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसे प्राणी की कहानी जिसके सामने वेंडिगो का टिकना भी बहुत मुश्किल है। ये कहानी है स्कोरेन डियर की, जो एक इतना विशालकाय प्राणी है जितना आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपके इस छोटे से सपोर्ट से हमारी वीडियो को ज्यादा रीच मिलेगी और हम ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे दादाजी उस स्तर के मॉन्स्टर हंटर तो नहीं थे, लेकिन वो कितने पागल थे ये बताने के लिए एक वाकया काफी है। एक बार उन्होंने एक ग्रिजली भालू का शिकार किया था, सिर्फ एक क्रॉसबो, गीली मिट्टी, पत्तियों और अपनी बुद्धि के सहारे। तब से उन्होंने उसका सर उनके जंगल वाले घर के दरवाजे पर टांगा हुआ है। मैं नहीं जानता कि जंगल के प्रति उनका प्यार कितना पुराना है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेट्रोपॉलिटन इंजीनियर की नौकरी से रिटायर होने से बहुत पहले ही उन्हें शहर से बोरियत होने लगी थी। तब से वो ओलंपिक नेशनल फॉरेस्ट के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक पुराने घर में रहते हैं, जो फॉरेस्ट से लगभग 40 मील दूर है। मैं केवल कल्पना कर सकता हूं कि वहां अकेले रहना कितना बोरिंग होगा, लेकिन उन पर इसका कोई बुरा असर नहीं दिखा। पिछले कुछ सालों में मैं कॉलेज में मिले एक दोस्त मार्टिन के काफी करीब आ गया हूं। जब भी बाहरी दुनिया या क्रिप्टिड्स के बारे में बातें होती थी, मैं उसकी आंखों में भी वही चिंगारी देख सकता था जो मेरे दादाजी की आंखों में देखता था। वो हमेशा मुझे कैंपिंग, फिशिंग, हंटिंग जो भी हो उस पर ले जाने के लिए परेशान करता था। इसलिए दादाजी से मिलने जाते समय उसे साथ ले जाना स्वाभाविक था। सच कहूं तो मुझे डर लगता था कि वो दोनों इतने ज्यादा घुल मिल जाएंगे कि मार्टिन मेरे साथ वापस आने से इनकार कर देगा। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन के बाद से हम दोनों के मन में जंगल के प्रति एक घृणा बैठ गई। खैर, मार्टिन इस बार खासा उत्साहित था। मेरी जीप की सीट पर बैठा बैठा ऐसे हिल रहा था जैसे कोई बिजली का झटका लगा हो। पिछली बार दादाजी ने उसे जानवरों की खाल उतारने और चमड़े का काम सीखने का वादा किया था। मार्टिन अक्सर इस बारे में बातें करता था कि कैसे वो घर के अंदर बैठकर एक बड़े हिरण की खाल वाले कालीन पर पैर फैलाएगा। लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ दादाजी का हालचाल जानना था। पिछले एक हफ्ते से वो मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं थोड़ा चिंतित था। लेकिन जल्द ही एक समस्या सामने आ गई। दादाजी के घर तक जाने वाली लंबी मिट्टी की सड़क पर मोड़ लेते वक्त सड़क पर गिरे हुए पेड़ों को देखकर मैंने ब्रेक्स लगा दिए। मार्टिन चिल्लाया, अरे ये क्या है? हाल ही में कोई तूफान तो नहीं आया था, है ना? मैं स्टीयरिंग व्हील को पकड़े स्तब्ध बैठा रहा। फिर मैंने कहा, ओह नहीं, मार्च के बाद से यहां का मौसम काफी साफ रहा है। पेड़ों का बीच सड़क पर होना थोड़ी अजीब बात है। इंजन बंद करके मैं जीप से बाहर कूदा। आसपास सिर्फ हवा में हिलते पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हम घर से सिर्फ 2.5 मील दूर थे और वो पैदल चलने लायक दूरी थी। दादाजी के पास इतना सामान था कि हमें अपना ज्यादा कुछ सामान ले जाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमारे बैग्स हल्के थे। मेरे पास फोन, टॉर्च, पानी, कपड़े और मेरी यूटिलिटी वॉच थी। मेरी योजना थी कि दादाजी के घर पहुंचकर उनके ट्रक से वापस आऊं और आरी से गिरे हुए पेड़ों को काटकर अपनी गाड़ी ले जाऊं। हमें लगा कि सड़क के किनारे जंगल से होकर चलना ज्यादा मजेदार होगा, क्योंकि लंबी मिट्टी की सड़क पर चलना बोरिंग ही होता है। हम सड़क के बाईं ओर ढलान पर उतरे और अपना ट्रैक शुरू किया। कहीं हम रास्ता न भटक जाए, इसलिए हमने सड़क पर अपनी नजर बनाए रखी। कुछ ही मिनट चलने के बाद एक अजीब सी गंध ने हमारी नाक पर वार किया। बहुत ही तेज सड़ांध थी। ये कोई असामान्य बात नहीं थी। जंगल में जानवर मरते रहते हैं। फिर भी मेरे दिमाग का एक हिस्सा उस गंध से पागल हो उठा था। मैंने कहा, यहां कुछ सड़ रहा है। अभी ऐसी है तो गर्मियों में ये गंध कैसी होगी, मैं तो सोच भी नहीं सकता। मार्टिन ने भी मुंह बनाया और उस बात पर सहमति जताई। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, गंध और भी तेज होती गई। वो गंध तब चरम पर पहुंच गई जब मैं जमीन पर पड़ी किसी नुकीली चीज से ठोकर खाने वाला था। पहले तो मुझे लगा कि वो टहनियों का झुरमुट है, लेकिन मेरी ये धारणा
उसके चमकदार सफेद प्रतिबिंब को देखकर गायब हो गई। हमारे सामने एक कटा हुआ हिरन का सर पड़ा था, लेकिन कुछ गलत था। उसके दांत बहुत लंबे थे और उसके चेहरे की हड्डियां बाहर निकली हुई थीं। गंध के बावजूद उसके गले और मुंह से बहते काले गाढ़े तरल को देखकर मैं बता सकता था कि वो ताजा था। मार्टिन ने कहा, क्या यार, ये सब क्या है? तुम्हें लगता है ये किसी भालू ने किया होगा? मेरा मतलब, यहां तो सिर्फ भालू ही होते हैं ना। वैसे मुझे नहीं लगता कि भालू ऐसा कर सकता है। शायद ये माउंटेन लायन ने किया होगा, लेकिन मैंने कभी किसी माउंटेन लायन को हिरन का सर इस तरह काटते हुए नहीं देखा। मेरी नजरें जमीन पर पड़ी और एक लाल रेखा पर टिक गईं, जो आगे जाकर टेढ़ी मेढ़ी होती हुई उस हिरन के बिखरे हुए शव तक जा रही थी। दूर से तो वो जानवर 4 पैरों वाला लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं नजदीक पहुंचा मैंने खुद को गलत पाया। वो शव एक अजीब से जानवर का था। लंबा पर हड्डियों का ढांचा, लंबे चाकू जैसे नुकीले पंजे जमीन पर बिखरे पड़े थे और उसके शरीर पर काले सिकुड़े हुए फर के पैच थे। मार्टिन पीछे से आवाज देता हुआ आगे आया। जब उसने उस शव को देखा तो वो भी मेरी तरह सुन्न रह गया। उस दृश्य का वर्णन करने के लिए कोई शब्द पर्याप्त नहीं था। मैंने जंगलों की गहराइयों में छिपे डरावने जीवों की पुरानी कहानियां सुनी थीं, लेकिन कभी उनका सामना नहीं किया था। वो अभी भी मृत पड़ा था। वो कुचला हुआ और टूटा फूटा लग रहा था, जिस पर गहरे और चौड़े घाव के निशान थे। मार्टिन ने बोलने की कोशिश की, क्या ये, लेकिन उससे पहले ही एक तेज आवाज ने खामोशी तोड़ दी। टहनी के टूटने की आवाज नहीं, एक डाल के टूटने की आवाज आई। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक झटका सा दौड़ गया। अपने बेहतर विवेक के विरुद्ध मैंने धीरे धीरे उस दिशा में मुड़ना शुरू किया जहां से वो आवाज आई थी। जब मैंने अपनी पेरिफेरल विजन में एक विशालकाय आकृति देखी तो मैं पूरी तरह से उसी तरफ घूम गया। मैंने कुछ देखा, बस एक पल के लिए। विशाल लंबे अंग जो पाइन की छाल जैसे रंग के घने बालों से ढके हुए थे, लेकिन जैसे ही मैंने मुड़कर देखा वो आकृति गायब हो गई। बढ़ते डर ने मेरे होठों को चीख में खोलने की धमकी दी। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मार्टिन ने फुसफुसाते हुए पूछा, केल, क्या हुआ? क्या वो माउंटेन लायन अभी भी यहीं है? नहीं, कुछ नहीं, चलते रहो। हम इस बारे में दादाजी से बात करेंगे, लेकिन वो जानवर अभी भी आसपास कहीं हो सकता है। एक ही जगह ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। वापस जाने से पहले मैंने उस शव की कुछ तस्वीरें ली, लेकिन मेरे अंदर से कुछ कह रहा था, कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। हम एक तेज गति से आगे बढ़े, पास के पेड़ों के बीच हो रही भारी हलचल को अनसुना करने का नाटक करने लगे। बड़े जानवर अपनी मौजूदगी का पता दे ही देते हैं, लेकिन वो टहनियां तोड़ते हैं, पूरी डालियां नहीं। फिर भी वो हलचलें किसी अनाड़ी जीव की नहीं, बल्कि एक छिपे हुए शिकारी की लग रही थीं, सोच समझकर की गई हरकतें। जितनी बार मैंने उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की, मैंने खुद को उतनी ही बार चारों ओर देखते हुए पाया। मैं नहीं जानता कि मैं कुछ देखने की उम्मीद कर रहा था या कुछ भी नहीं। फिर भी हमारे आसपास का जंगल हमारे अलावा सुनसान था। तभी मार्टिन ने कहा, हे केल, अगर यहां आसपास कोई माउंटेन लायन है तो हमें थोड़ी देर सड़क पर चलना चाहिए। अगर भागना पड़े तो आसान होगा। मैं सहमत हो गया और हम दाईं ओर मुड़कर सड़क के किनारे की ढलान पर चढ़ गए। अंदर से मैं जानता था कि जो भी वहां बाहर था वो कोई माउंटेन लायन नहीं था। जैसे ही हम सड़क पर चलने लगे, जंगल सन्नाटे में डूब गया, लेकिन ये सुकून देने वाला सन्नाटा नहीं था। अगर जंगल खामोश है तो इसका मतलब है कि कोई शिकारी आसपास है। ये बात जंगल के शौकीन बहुत अच्छे से जानते हैं। हालांकि मेरे दिमाग में थोड़ी शांति इस बात से मिली कि सड़क पर एक हिरणों का झुंड खड़ा था। उन्होंने हमारी तरफ देखा, लेकिन हमारी मौजूदगी से ज्यादा परेशान नहीं लगे। उसी समय खुले में होने का एहसास और असुरक्षा की भावना मेरे पेट में एक गांठ सी बन गई। जैसे ही हम नजदीक पहुंचे, वो आगे बढ़ने लगे, सड़क छोड़कर जंगल में घुस गए, लेकिन एक हिरन वहीं रुका रहा। वो जमा हुआ नहीं था, बल्कि सिकुड़ा हुआ था। वो ऐंठता और कराहता हुआ जमीन से ऊपर उठने लगा, मानो उसका वजन जैसे गायब ही हो गया हो। ये इतनी तेजी से हुआ कि उसकी चीखें उसके अंग टूटने और शरीर पर गहरे घाव बनने से पहले ही दब गईं। और फिर
जो वहां खड़ा था हमें दिखा। विशाल, इतना बड़ा कि कल्पना भी नहीं कर सकते। 2 हाथियों को एक दूसरे पर खड़ा कर दिया जाए तो वो भी कम पड़े। उसका शरीर झुका हुआ था, असंभव रूप से लंबे और मोटे अगले पैरों पर टिका हुआ, जिनके सिरों से पतले स्लॉथ जैसे पंजे थे। उसका शरीर भी लंबा था, जिसके पीछे छोटे पिछले पैर थे, घुटने उल्टे हुए और नुकीले उभारों वाले पंजे। उसका सर, जो एक लंबी गर्दन के ऊपर टिका था, किसी अजीब घोड़े और मगरमच्छ का मिश्रण लगता था। आंखों की जगह खाली गड्ढे और मुंह के चारों ओर फटी त्वचा से अनियमित टेढ़े मेढ़े दांत बाहर निकले हुए थे। ढलते सूरज की रोशनी उसके सर और बाजुओं पर बने लंबे घावों पर चमक रही थी। पहले वाला मृत जीव निश्चित रूप से लड़ा था, लेकिन वो काफी नहीं था। जब हम स्तब्ध खड़े थे, उसने भी हमें घूरा। उसके शरीर पर एकमात्र हलचल उसके पेट के नीचे लहराते हुए पसलियों जैसे उभार थे, जो हिरन के शरीर को मांस और हड्डियों के टुकड़ों में बदल रहे थे। वो बेचारा जानवर हमारी आंखों के सामने सिकुड़ता जा रहा था, जैसे कोई जूस का पैकेट हो जिससे आखिरी बूंदें निचोड़ी जा रही हों। उस पल हम भी झुंड का हिस्सा थे। कुछ हिरन भाग गए थे, लेकिन कुछ उस प्राणी के सामने पत्थर की तरह जमे हुए थे। हम भी वैसे ही जमे खड़े थे। तभी एक और गंध हमें आने लगी, सड़ांत से अलग लेकिन उतनी ही बेचैन करने वाली। गीली मिट्टी, सल्फर, मीथेन और मरी हुई मछली जैसी गंध। उसका स्रोत साफ था, क्योंकि उस प्राणी के मुंह से गैस के बादल निकल रहे थे, जो घने धुएं में बदलकर शाम के आकाश में उठ रहे थे। तनाव तब टूटा जब हिरन का वो विकृत शव जमीन पर गिरा। बाकी हिरन जंगल में भाग गए और जवाब में वो प्राणी उनकी तरफ मुड़ा। उसके सर में कुछ गड़बड़ थी, वो बेतरतीब ढंग से हिल रहा था। मैं एक कदम पीछे हटा जब उसने एक गहरी गड़गड़ाहट भरी आवाज निकाली और फिर झुंड का पीछा करते हुए छलांग लगा दी। उसके उलझे हुए बाल हिंसक तरीके से हिले और वो एक पेड़ को तोड़ता हुआ आगे बढ़ गया। पेड़ की टक्कर से वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। हमने तब तक इंतजार किया जब तक उसके भारी कदमों की आवाज अंधेरे में घिरती उस रात में खो नहीं गई। क्या था वो? आखिर था क्या वो? मार्टिन हकलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। पता नहीं यार, लेकिन हमें सूरज ढलने से पहले घर पहुंचना होगा। मुझे लगता है कि अंधेरे में उससे बच निकलने की हमारी उम्मीद बहुत कम है। तू पागल है क्या? हमें वापस जाना चाहिए। मैं इस जगह से जितना दूर हो सकूं उतना दूर जाना चाहता हूं। मेरे दादाजी का क्या? हम उन्हें उस प्राणी के साथ यहां अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। मार्टिन ने मेरी तरफ नहीं देखा, लेकिन बहस किए बिना सड़क पर दौड़ने लगा। हम पहले ही दादाजी के घर से आधे रास्ते पर थे, और अगर हम भागना भी चाहते तो वो प्राणी आसानी से हमारी जीप को तोड़ सकता था। तभी दूर एक अकेली रोशनी स्वर्ग के द्वार जैसे लग रही थी, एक सुरक्षा का प्रतीक लग रही थी। लेकिन मैं जानता था कि हम खुले में नहीं रह सकते। मैंने अपनी यूटिलिटी वॉच देखी और घर की दिशा याद करके मार्टिन का हाथ पकड़कर सड़क से बाईं ओर उतर गया। प्रकृति का निर्दयी सच तब सामने आया जब जमीन ढलानदार और झाड़ियां घनी हो गईं। वो घर की रोशनी जल्दी ही ओझल हो गई और हमें सिर्फ अपनी दिशाओं पर भरोसा रह गया। एक पल के लिए मुझे लगा कि हम रास्ता भटक गए हैं, लेकिन तभी दूर पेड़ों के ऊपर धुएं का स्तंभ दिखाई दिया, जो सिर्फ दादाजी के घर की चिमनी से आ सकता था। हम एक पहाड़ी के किनारे पर पहुंचे, जिसके नीचे एक सपाट मैदान था, लेकिन वहां कोई घर नहीं था। धुएं का स्तंभ था, लेकिन उसका कोई स्रोत नहीं था। वो हवा में कहीं से शुरू हो रहा था। जब हम रुके तो धुएं का स्रोत हवा में हिलने लगा, और जब मुझे वहीं जैविक गंध फिर से आई तो सब समझ आ गया। वो वहां था, हमें घूर रहा था। उसके मुंह से घना धुआं निकल रहा था, लेकिन इस बार मैंने कुछ और भी देखा। अब जब चांद आसमान में था, उसकी रोशनी में उस प्राणी के सर के नीचे कुछ चमक रहा था। 6 काले गोले, ऑब्सीडियन की तरह चमकदार, 3 उसकी गर्दन के एक तरफ और 3 दूसरी तरफ। वो स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे और मैं तुरंत समझ गया, वो उसकी आंखें थीं। ये किस तरह का प्राणी था? अगर ये उसकी असली आंखें थीं और उसने हिरन को उस पसलियों जैसे ढांचे से खाया था, तो इसका मतलब था कि उसका सर सिर्फ एक झांसा था।
अब समझ आ रहा था कि क्यों उसका सर उसके अप्राकृतिक हरकतों के साथ बेतरतीब ढंग से हिलता था। मैंने जल्दी से अपनी घड़ी देखी। हम गुमराह हो गए थे। वो हमारे चारों ओर घूमकर हमारा इंतजार कर रहा था। एक ही हरकत में मैंने मार्टिन के कंधे को पकड़ा और उसे उस दिशा में खींचा जहां हमें जाना था। वो जानवर फिर से हिला। उसकी पसलियों ने लहराते हुए एक और गड़गड़ाहट भरी आवाज निकाली। मैंने मार्टिन से कहा, जितनी तेजी से भाग सकते हो भागो, किसी भी चीज के लिए मत रुकना। हमारे पैरों की थपकियों के साथ पेड़ों के टूटने की आवाजें गूंज रही थीं। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मुझे डर था कि थोड़ी सी भी रुकावट हमारी मौत का कारण बन सकती है। तभी मुझे दूर पेड़ों के बीच पीली रोशनी दिखाई दी। हम सिर्फ कुछ 100 गज दूर थे, लेकिन मुझे आश्चर्य था कि वो प्राणी हमें अभी तक क्यों नहीं पकड़ पाया, क्योंकि उसके रास्ते के पेड़ भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। वो बहुत नजदीक था। मैं उसके विशाल शरीर से हवा के दबाव को महसूस कर सकता था। किसी भी पल उसके पंजे मेरे शरीर को चीर सकते थे। तभी हमारे बाईं ओर पुराने ओक के पेड़ों का एक घना झुरमुट दिखाई दिया। मैं उसकी तरफ मुड़ा और हम पेड़ों के बीच से छलांग लगाते हुए निकल गए। वहां बस हमारे लिए ही पर्याप्त जगह थी। मैं जमीन पर लुढ़क गया। होश खोने का समय नहीं था, क्योंकि जहां से हम आए थे वहां एक जोरदार धमाका हुआ। मैं पीछे की ओर रेंगा और देखा कि एक विशालकाय बाजू उस जगह से अंदर आने की कोशिश कर रही थी। वो काफी मोटी थी, लेकिन ओक के पेड़ों जितनी नहीं। उसके पंजे अंधाधुंध टटोल रहे थे, हमारे नाजुक शरीर को ढूंढ रहे थे। भागो, मैं चिल्लाया, और हम दोनों अपने पैरों पर उछलकर रोशनी की ओर भागे। जैसे जैसे हम भागे, आवाजें दूर होती गईं। क्या वो स्तब्ध था, या वो ये सोच रहा था कि हम अभी भी उन पेड़ों के पीछे हैं? मुझे परवाह नहीं थी। बस इतना मायने रखता था कि हम वहां से जितना हो सके उतना दूर चले जाएं। हम घर के सामने पहुंच गए। मैंने दरवाजा खटखटाया और जब कोई जवाब नहीं मिला तो जोर जोर से पीटने लगा। शायद 20वीं बार खटखटाने पर मेरी मुट्ठी सिर्फ हवा से टकराई और मैं अब खुले दरवाजे से अंदर लड़खड़ा गया। मैंने ऊपर देखा और दादाजी की नजरों से सामना हुआ। उनकी आंखें व्याकुल थीं। उन्होंने मेरे पीछे मार्टिन को देखा, फिर उसके पीछे देखा। जो भी उन्होंने वहां देखा, उसे देखकर उनकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। फिर वो चिल्लाए, जल्दी करो लड़कों, अंदर आओ। हम अंदर घुस गए और वो दरवाजा बंद करने लगे, लेकिन फिर वहीं ठिठक गए। उनका हाथ निर्जीव सा लटक गया। कोई फायदा नहीं है। वो सही थे। अगर वो प्राणी अंदर आना चाहे तो हमारे घर की सुरक्षा उसे रोक नहीं पाती। हम चुपचाप उनके पीछे एक खुले फर्श के हैच तक गए। मार्टिन ने हैच की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये क्या है दादाजी? ओह, ये मेरा पुराना वाइन सेलर है। मार्टिन ने और सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन दादाजी ने उसे टोक दिया। पहले सीढ़ियों से नीचे उतरो बेटे, सवाल बाद में पूछ लेना जब हम सुरक्षित हो जाएं। उन्होंने एक हैंडल खींचा और हैच खुल गया, जिसके नीचे एक मजबूत लकड़ी की सीढ़ी दिखाई दी, जो एक धुंधली जगह की ओर जा रही थी। एक एक कर हम उसकी धूल भरी पायदानों से नीचे उतरे और नीचे ठंडे कंक्रीट के फर्श पर पहुंचे। दादाजी सबसे लास्ट थे। उन्होंने हैच पर एक भारी कालीन खींचा और फिर उसे बंद करके उसे सुरक्षित कर दिया। मुझे लगता है तुम लोगों ने भी उस प्राणी को देख लिया है ना? हाँ दादाजी, हमने उसे देखा और हम बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर आए हैं। दादाजी एक उल्टे पड़े क्रेट के पास गए और उस पर बैठ गए। मार्टिन और मैंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर उनकी तरफ मुड़े। मार्टिन ने कहा, दादाजी, लगता है आप जानते हैं कि हमारा सामना किस चीज से हुआ था। बताइए ना, वो आखिर क्या है? दादाजी ने एक थका हुआ सांस छोड़ा, सर नीचे झुकाया, फिर तेजी से ऊपर देखकर हमारी ओर मुड़े। मैंने इसे सिर्फ एक बार पहले देखा था, वो मेरे कॉलेज के दिनों में। मेरे कोर्स में कुछ डेनिश दोस्त थे जिन्होंने कहा कि मुझे उनके देश घूमने आना चाहिए और वहां बैकपैकिंग करनी चाहिए। डेनमार्क के नज़ारे खूबसूरत होते हैं, समझते हो ना, पेड़ों से ऊंचे पहाड़। जब वो अपनी बातों में खो गए तो मैं खासकर उन्हें वापस हकीकत में लाया। ओह हाँ, तो हम एक गहरे जंगल में थे जब ये हुआ। हम सभी को लगने लगा था कि कोई हमें फॉलो कर रहा है, कुछ बड़ा, कुछ विशालकाय, लेकिन हमने कुछ नहीं देखा, सिर्फ सुना। और फिर
मेरे सामने चल रही एक लड़की उड़ने लगी। मुझे नहीं पता, वो बस जमीन से ऊपर उठ रही थी। किसी चीज ने उसे पकड़ लिया था। वो जो भी था, उसने उसे मांस के गोले की तरह कुचल डाला। तब मैंने पहली बार उसे देखा, घुमावदार हड्डियां जो उसे जकड़े हुई थीं। मैं उस नजारे को कभी नहीं भूल सकता। वो मेरे दिमाग पर एक दाग की तरह है। हम जितनी तेजी से हो सका वहां से भागे और हमें लगा कि हमने उसे पीछे छोड़ दिया है, लेकिन पूरे समय अंडे और गीली मिट्टी जैसी सड़ांध हमें आती रही। हम उस शहर में वापस पहुंचे जहां से हमने ट्रैक शुरू किया था। सीधे पुलिस स्टेशन गए और रिपोर्ट की। जाहिर है उन्हें सिर्फ मांस का एक छोटा सा टुकड़ा मिला, जांघ का हिस्सा या ऐसा ही कुछ था। बाद में एक दोस्त ने मुझे उस कहानी के बारे में बताया। उसने उस धुएं का जिक्र किया जो हमने शहर में वापस आकर देखा था। एक पुरानी डेनिश कथा के अनुसार लोगों ने इतिहास में जंगलों में धुएं के स्तंभ देखे हैं और जो भी उन्हें जांचने के लिया गया वो कभी वापस नहीं आया। कहते थे कि वो इधर उधर घूमता है जैसे कोई भटक रहा हो। मैंने कहा, यह तो एक भयानक कहानी है दादाजी, लेकिन इससे हमें यह समझने में मदद नहीं मिल रही कि वो क्या है। हमें पहले से ही ये सब पता है जो आपने अभी बताया। मुझे यकीन है कि उसके कई नाम हैं, क्योंकि वो जहां चाहे वहां प्रकट हो सकता है। कई लोगों से मैंने इसका एक नाम सुना है, स्कोरेन डियर, मतलब चिमनी बीस्ट। हाँ, शायद यही नाम था। मैंने जवाब दिया, हाँ हो सकता है, पर जो भी हो वो यहाँ का नहीं है, वो इस ग्रह से भी नहीं है। शायद वो कहीं और से ही आया है। मुझे लगता है कि वो कुछ खाता है और फिर धुआं छोड़ता है। शायद ये उसके खाना पचाने का तरीका है। तभी मैंने ऊपर मोनोक्रोम छत की ओर देखा, दादाजी की बातों पर विचार करने लगा। फिर मुझे याद आया कि ये सब शुरू कैसे हुआ था और मैंने अपना फोन निकालकर वो तस्वीरें दिखाईं। दादाजी ने स्क्रीन पर आंखें गड़ाई, फिर फोन मेरे हाथ से ले लिया। उनकी चुप्पी सिर्फ स्क्रीन पर उंगली के टैप से टूटी। पहचान की चिंगारी उनकी आंखों में दिखी और वो सर हिलाने लगे। मैंने उनसे पूछा, क्या आपको पता है ये कौन सा जानवर है जिसे उस प्राणी ने इतनी बेदर्दी से मारा है? अरे हाँ, ये तो वेंडिगो है। मैंने इसे एक दो बार देखा है। देख रहे हो ये प्राणी क्या क्या करने में सक्षम है। इसने एक वेंडिगो की क्या हालत कर दी है। मैंने फोन वापस जेब में रखा, आह भरते हुए अपनी ठोड़ी हाथों पर टिका ली। कोई और दिन होता तो मैं ऐसे जीव के असली होने पर हैरान होता, लेकिन अब नहीं। मैंने दादाजी से पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। मेरे पास एक बेवकूफी भरा विचार है, लेकिन ये सिर्फ हवाई किले बनाने जैसा है। मैं यहां से लगभग 600-700 गज दूर जांच कर रहा था। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां एक गड्ढा था, बड़ा गोल गड्ढा। मैंने उसके अंदर झांका। ये कुछ ऐसा था जैसे मैं किसी चीज के अंदर देख रहा हूं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या देख रहा हूं। थोड़ी देर बाद मेरी आंखों में दर्द होने लगा। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था और उसके बाद से ही मैंने स्कोरेन डियर को देखना शुरू किया। मुझे लगता है कि वो वहीं से निकला होगा। मैंने वहां एक पत्थर फेंका था, लेकिन वो जमीन पर नहीं गिरा। ऐसा लगा जैसे कहीं और चला गया हो। अगर हम उसे वहां वापस ले जाएं और उसे वापस उसकी असली जगह भेज दें तो बात बन जाए। रुको रुको, मैंने बीच में टोका, क्या हमें किसी को बुलाना नहीं चाहिए? पुलिस या फिर आर्मी? तुम्हें क्या लगता है कि पुलिस के साथ क्या होगा जब वो यहां आएंगे? एक चीफ और एक पुलिसकार उसका क्या मुकाबला कर पाएंगे? और अमेरिकी सेना को मरीन भेजने के लिए मनाने की कोशिश करके तो देखो। तुम भाग्यशाली होगे अगर उन्होंने इसे मजाक भी समझा तो। मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। अगले शब्दों को निगलते हुए दादाजी को अपनी योजना जारी रखने दिया। या तो वो जानवर चला जाएगा या हम मारे जाएंगे। गाड़ी से भागने की कोशिश के बारे में तो मैं बात भी नहीं करना चाहता। तुमने देखा ही है कि वो पेड़ों का क्या हाल करता है। छिपकर भागना शायद काम कर जाए, लेकिन वो हमसे ज्यादा बेहतर है। इतना बड़ा होने के बावजूद वो हमें आसानी से देख लेगा और मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों में से किसी की जान जोखिम में पड़े। उनके आखिरी शब्दों ने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। उन्होंने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा था, लेकिन मैं समझ गया कि उनका क्या मतलब है। मैं उनकी योजना सुनना चाहता था, लेकिन मन ही मन उम्मीद कर रहा था कि वो मेरी अपेक्षाओं से अलग होगी। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं, मैं अकेला जाऊंगा और तुम दोनों को यहीं रहकर मेरे कहने के अनुसार काम करना होगा। जब मैं दूर निकल जाऊंगा तो तुम्हें फोन करूंगा।
तुम्हें फोन उठाना होगा और मेरे साथ बने रहना होगा। ये बेहद जरूरी है कि तुम मेरी आवाज पर ध्यान केंद्रित रखो। अगले हिस्से के लिए तुम दोनों को बहादुर बनना होगा। तुम्हें जितना हो सके उतना शोर करना होगा। मार्टिन की आंखें डर से फैल गईं। क्या वो हमें मार नहीं देगा? मैंने अभी खत्म नहीं किया है। ये बस तब तक है जब तक मैं तुम्हें फोन नहीं करता। जब मैं फोन करूं तो तुम चुप हो जाना और इस तहखाने के सबसे अंधेरे कोने में घुस जाना, समझे? मैं तेजी से सांस ले रहा था। माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन मैंने आंखें बंद कर ली और खुद को शांत किया। तभी हमारी बातचीत एक धीमी दबी हुई आवाज से टूट गई। छत से सीमेंट की धूल झड़ने लगी। मैं सदमे से अपनी जगह से गिर पड़ा जब ऊपर से एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद मलबे के गिरने की आवाज आई। धीमे धमाके नजदीक आते गए, जोरदार होते गए, जब तक कि केवल फर्श के तख्तों के कराहने की आवाज नहीं रह गई, जो उस प्राणी के वजन के नीचे दबे हुए थे। मैंने दादाजी की ओर देखा, जिन्होंने अपनी उंगली होठों पर रखकर चुप रहने का इशारा किया। मैंने सर हिलाया, फिर धीरे धीरे तहखाने की हैच की तरफ मुड़ा। वो प्राणी चुपके से आने की पूरी कोशिश कर रहा था। मेरे फेफड़ों से एक दबी हुई कराह निकल गई जब मैंने हैच को मुड़ते हुए देखा। एक जोरदार धमाके ने पूरे घर की नींव को हिला दिया और फिर खामोशी। इस खामोशी में मैंने उस प्राणी की गड़गड़ाहट सुनी। वो हमारे साथ खेल खेल रहा था, हमें ये सोचने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा था कि हम फंस गए हैं, ताकि हम बाहर घबराकर भागने की कोशिश करें। उसकी बुद्धिमत्ता मुझे उसके विकृत रूप से कहीं ज्यादा डरा रही थी। उसने कई बार ये चाल चली, फिर गुस्से में फुफकारा। भरी कदमों की आवाज दूर होती गई, जब तक कि हम बाहर किसी पेड़ के गिरने की आवाज के अलावा और कुछ नहीं सुन पाए। मैं उठ खड़ा हुआ, इस योजना को अमल में लाने के लिए बेताब, लेकिन दादाजी की मजबूत पकड़ ने मुझे वापस खींच लिया। उनकी आंखों में एक दांत थी। बैठ जाओ, अभी नहीं, वो चालाक है। शायद पेड़ों के पीछे छिपकर हमारे बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है। हम तीनों चुपचाप बैठे, किसी भी आवाज के लिए कान लगाए हुए जो उसकी मौजूदगी का संकेत दे। एक लंबे दर्दनाक इंतजार के बाद दादाजी उठे और धीरे से सीढ़ी की ओर बढ़े। वो ऊपर चढ़े, हर कदम की चरचराहट पर चेहरे बनाते हुए, और फिर हैच को धीरे से खोला। ऊपर रखा कालीन अब फटे हुए टुकड़ों में बिखर गया था। उन्होंने चारों ओर देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं कोई खतरा तो नहीं, जब तक कि उनके हाथ से एक टूटी हुई टाइल नहीं छूट गई, जो ऊपर फर्श पर गिरकर खनखनाई। दादाजी जमे रहे, तनाव से एकदम कठोर। एक भारी कदम की आवाज हुई और फिर उसके बाद वही गड़गड़ाहट। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मैं वो आवाज ना सुनूं जिसने दादाजी को कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने खुद को सीढ़ी से नीचे गिराया, एक कलाबाजी खाते हुए फर्श पर आ गए। ठीक उसी पल जब हैच पर एक जोरदार प्रहार हुआ, जिससे वो टूटकर बिखर गया। दादाजी तुरंत उठ खड़े हुए। एड्रेनालाइन ने उनकी उम्र को मात दे दी थी। उन्होंने चारों ओर देखा, फिर हमारी ओर एक नए संकल्प के साथ देखा। मार्टिन, तुम उसका ध्यान भटकाओ, शोर मचाओ। केल, मुझे खिड़की तक पहुंचने में मदद करो। मार्टिन का जबड़ा ढीला हो गया, उसकी सांसें तेज हो गई। वो चिल्लाया, अपने कानों पर उंगलियां दबाते हुए, लेकिन उसने हैच की ओर मुड़कर कैसे शुरू कर दिया। जब मार्टिन उस चिमनी वाले प्राणी को गालियां दे रहा था, दादाजी और मैं खिड़की की ओर भागे। मैंने घुटने टेके, हाथों को जोड़कर एक पायदान बनाया जिस पर उन्होंने पैर रखा। मैंने जोर लगाया, उन्हें ऊपर उठाया, जब तक कि वो खिड़की खोलकर बाहर नहीं निकल गए। मेरा शरीर पहले ही भागने से थक चुका था और दादाजी दिखने से ज्यादा भारी थे। फिर भी मैंने उन्हें तब तक ऊपर खींचा जब तक वो कमरे से बाहर नहीं निकल गए और उन्होंने खुद को धुंधली रात में खींच लिया। फिर उन्होंने हांफते हुए कहा, ये ठीक है, मैं 1 मिनट में फोन करूंगा। जब मैं करूं तो मार्टिन को चुप रहने को कहना। मैं तुमसे प्यार करता हूं बेटा। मैं भी आपसे दादाजी। मेरे शब्दों ने उनमें एक भूला हुआ साहस भर दिया, जिसने उन्हें जंगल की ओर दौड़ा दिया जब तक कि वो अंधेरे में विलीन नहीं हो गए। मैं फिर से जमीन पर आ गया जब मार्टिन की चीख मुझे सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा कि वो उन पतले पंजों से पीछे हट रहा था जो अब टूटे हुए हैच से अंदर घुस आए थे। एक गाढ़ा लाल निशान उसके पीछे खींचा हुआ था, है लाल रंग, जो उन विशाल पंजों में से एक पर चमक रहा था। उसने मुझे मार दिया। हे भगवान, दर्द हो रहा है। वो रोया और पलटकर मेरी ओर रेंगने लगा।
मैं दौड़कर गया और उसे जितना दूर खींच सकता था खींचा, लेकिन जैसे ही मैंने पकड़ ढीली की वो सदमे में गिर पड़ा। उसकी पिंडली खुली हुई थी, मांस और हड्डी चमक रही थी। उसका मुंह खुला हुआ था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी, इसलिए मैंने खुद ही शोर मचाना शुरू कर दिया। उस प्राणी का हाथ अब कमरे के लगभग आधे हिस्से तक पहुंच चुका था और अभी भी आगे बढ़ रहा था। उसके पंजे हमारे मांस की तलाश में इधर उधर टटोल रहे थे। मार्टिन के साथ सबसे दूर कोने में दबे हुए मैंने अपनी जैकेट की जेब में फोन के कंपन को महसूस किया। ऐसा लगा जैसे सुरक्षा का एकमात्र रास्ता दादाजी का फोन उठाना है। मेरा हाथ जेब में घुसा और फोन निकाल लिया और कहा, दादाजी, वो बहुत करीब है, वो हमें मारने वाला है, कुछ करो प्लीज। जवाब के बजाय रात में एक जोरदार गोली की आवाज गूंजी। उस जानवर का हाथ पीछे हट गया, एक पल के लिए जमा और फिर लकड़ी के टुकड़ों को इधर उधर बिखेरता हुआ तहखाने से बाहर खिंच गया। खिड़की से बाहर मैंने उस विशालकाय आकृति को बहुत तेज गति से पेड़ों की ओर भागते देखा। मैं चौंक गया जब दादाजी ने अचानक फोन पर चिल्लाना शुरू कर दिया। शब्द अस्पष्ट थे, हलचल की आवाजों में घुल मिल गए थे। मैंने उस पल का फायदा उठाकर अपनी जैकेट और टी शर्ट उतारी, जिसे मैंने मार्टिन की जांघ के ऊपरी हिस्से पर पट्टी की तरह कसकर बांध दिया। दादाजी ने फोन पर कहा, गेल, अपने एरोबिक्स का ध्यान रखना, उम्र के साथ ये आसान नहीं होता। मैं आधे अधूरे मन से हंसा। मैं रखूंगा दादाजी, मैं आपके साथ जंगलों में लंबी हाइकिंग्स पर भी जाना चाहता हूं, शिकार पर भी जाना चाहता हूं। फिर उन्होंने रोते हुए कहा, मुझे पता है, हे भगवान, मैं भी यही चाहता हूं। तुम्हें अपनी मां के लिए मजबूत रहना होगा। ठीक है, मेरे बच निकलने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन तुम दोनों के पास एक मौका है। मैं बिलख पड़ा। आंखों से गर्म आंसुओं की धारा बहने लगी। तभी एक अजीब सी शांति मेरे भीतर उमड़ आई, जिसने मेरे आंसुओं को रोक दिया। फोन पर मैंने उस राक्षस की गड़गड़ाहट सुनी जो उनका पीछा कर रहा था। तभी दादाजी की टूटी फूटी आवाज आई, मुझे वो गड्ढा मिल गया है, पता नहीं इसके पार क्या मिलेगा। बेटा, मैं अब जा रहा हूं, तुम लोगों के पास बहुत वक्त है, अपनी जान बचाओ और भागो यहां से। फोन के स्पीकर से एक विचित्र आवाज आई, जैसे बर्फीली झील पर पत्थर फिसलने की आवाज, और फिर एक छपाक जिसने सारी आवाजों को निगल लिया। मेरा हाथ अपने आप ढीला पड़ गया और फोन फर्श पर गिर पड़ा। मैंने मार्टिन की ओर देखा। वो बेहोश था, लेकिन सांसें ले रहा था। खून बहना कम हो गया था, लेकिन उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। फिर भी मैं फर्श पर गिर पड़ा, कंक्रीट की दीवार से टिककर सुबह होने का इंतजार करने लगा। मुझे यकीन था कि दादाजी की योजना काम कर गई थी, लेकिन एक छोटी सी शंका ने मुझे वहीं रोक दिया। एड्रेनालिन का प्रभाव कम हो रहा था, मेरे अंग दर्द के रहे थे, सर फटने को था। मैंने अपनी पलकों को बंद होने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो किसी भारी वजन से दबी हुई लग रही थी। सारी रोशनी गायब हो गई और मैं नींद में डूब गया। मैं अपने चेहरे पर पड़ रही गर्मी और लाल नारंगी रोशनी से जागा। आंखें खोलते ही सूरज की किरणें सीधे मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं, जो टूटे हुए तहखाने के हैच से आ रही थीं। मैं करवट लेकर मार्टिन की ओर मुड़ा, जो कुछ फीट दूर पड़ा हुआ था। शुक्र था, वो अभी भी सांस ले रहा था। उसके बाएं पैर पर लगी चोट से खून सूखकर जम चुका था, लेकिन थोड़ा सा अभी भी रिस रहा था। मैंने उसे आराम करने दिया और टूटी हुई सीढ़ी की ओर मुड़ा। ऊपर चढ़कर मैं घर के अंदर पहुंचा। पूरा फर्श वाला हिस्सा ध्वस्त हो चुका था। लकड़ी के बीम और मलबे के ढेर बिखरे हुए थे, लेकिन सब कुछ शांत था। पिछले दिन के विपरीत आज जंगल से चिड़ियाओं की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। मुझे याद आया कि कैसे जंगली जानवर शिकारी के आसपास चुप हो जाते हैं, लेकिन अब उनकी आवाजें वापस आ गई थीं। फिर भी मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। मैं अब सुरक्षित महसूस कर रहा था। कोई धुआं नहीं उठ रहा था, ना ही कोई दुर्गंध आ रही थी, लेकिन मैं खुद को शांत नहीं कर पा रहा था। मैंने घर के बचे हुए हिस्से में दादाजी के ट्रक की चाबियां ढूंढी, जो किचन के काउंटर पर पड़ी थीं। तेजी से तहखाने में लौटकर मैंने मार्टिन को हल्के से हिलाया जब तक वो जाग नहीं गया। उसका बायां हाथ अपने कंधे पर डालकर मैं उसे सीढ़ी तक ले गया। उसे बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने आखिरकार कर ही लिया। हम लड़खड़ाते हुए ट्रक तक पहुंचे। मैंने जरूरत से ज्यादा तेज गाड़ी चलाई। जब गिरे हुए पेड़ दिखाई दिए तो मैंने ब्रेक लगाए।
झटके से मार्टिन की चोट पर दर्द हुआ और वो चौंक कर जाग गया। मैंने उससे माफी मांगी और जल्दी से उसे अपनी जीप में बैठा लिया। मौत की गंध हवा में और भी तेज थी। वेंडिगो का शव सडीडी टीएच रहा था। वो मुझे पिछली रात की याद दिल गया, उस डर की जो मेरे अंदर घर कर गया था। हम जीप पर पहुंच गए बिना किसी दिक्कत के। आसपास कोई संकेत नहीं था उस प्राणी के वहां होने का। एक छोटे से पुलिस स्टेशन पर पहुंचकर मैंने जीप से बाहर कूदकर दरवाजे खोल दिए। शायद वो एक जल्दबाजी थी, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और था। मैंने सबसे पहले मार्टिन के लिए एम्बुलेंस बुलाई, फिर एक जानवर के हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस वाले ने मुझसे पूछा कि हमला किसने किया। मैंने झट से जवाब दिया, माउंटेन लायन ने। एम्बुलेंस आई और मार्टिन को ले जाया गया। उसे 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। दादाजी को ढूंढने के लिए एक खोजी दल बना, लेकिन उनका कोई निशान नहीं मिला। घर की हालत के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में मेरी आंखों में छल के आंसू ही मेरी सबसे बड़ी गवाही थी। इस सब के बाद से कई साल बीत चुके हैं। मैं दुख के सभी चरणों से गुजर चुका हूं। मैं ये कहना चाहूंगा कि दादाजी मेरी यादों में जिंदा हैं, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं होगा। मुझे उनकी बातें, हमारी यादें, उनके फायरप्लेस की गंध याद है, लेकिन कोशिश करने पर भी मुझे उनका चेहरा याद नहीं आता। जितनी भी तस्वीरें मेरे पास हैं, उनमें वो एक धुंधले धब्बे की तरह हैं। मैं उनके बलिदान के लिए हमेशा आभारी रहूंगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या और भी स्कोरेन डियर हैं, या वही राक्षस खुद को कहीं और भी ले जा सकता है? सिर्फ मेरे दादाजी के पास ये जवाब होते, लेकिन वो अब नहीं है। अगर कभी तुम जंगल में हो और पेड़ों से उठते धुएं का एक स्थिर स्तंभ देखो और तुम कोई सड़ांध भी आए, तो वहां से भाग जाना ही बेहतर होगा। एक बार जब वो तुम्हें देख लेता है, तो मैं सिर्फ इतनी ही उम्मीद कर सकता हूं कि तुम भी उस दिन की तरह भाग्यशाली रहो जिस दिन मेरे दादाजी मर गए थे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में। नमस्कार।